हम लोग बात करने जा रहे हैं केजरीवाल की। केजरीवाल विश्व में सबसे होशियार आदमियों में अपने आप को समझते हैं, इसलिए वो हाई कोर्ट आए। ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में उन्होंने एक जुडिशियल पिटीशन डाली थी, हम सबको याद है, रेक्यू के मामले में, कि आप इस केस को छोड़ दीजिए, हम स्वयं आर्गूमेंट करना चाहते हैं। पिछली तारीख पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। किसी भी कोर्ट से ये कहना कि तुम बायस हो, किसी भी कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करना कि तुम बायस हो और इस केस को आप छोड़ दीजिए, ये बेंच हंटिंग का मामला बनता है। बेंच हंटिंग का मतलब होता है कि अपने मन की बेंच चुनना और उसके द्वारा जजमेंट लेने की प्रक्रिया शुरू करना। अब चूंकि कोई वकील तो इस मामले को ऑनरेबल कोर्ट के सामने उठाएगा नहीं, क्योंकि वकीलों को तो ये मालूम होता है कि कभी भी ट्रांसफर पिटीशन डाली जाती है उसके लिए ठोस आधार चाहिए होते हैं, और जिस कोर्ट में केस चल रहा हो उसी कोर्ट में ये आर्गूमेंट भी नहीं किया जा सकता कि आप बायस हैं। और ऐसा अगर कोई आर्गूमेंट कहता है कि आप बायस हैं तो फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलती है, ये वकीलों को मालूम है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसको सोशल मीडिया गैदरिंग या सोशल मीडिया पर अटेंडेंस पाने के लिए, या फिर मैं कहूं कि सोशल मीडिया पर कुछ अपने आप को रीच पाने के लिए इस तरह के आर्गूमेंट लेकर ऑनरेबल कोर्ट आए। ऑनरेबल कोर्ट ने पिछली तारीख को तारीख डालकर नोटिस इशू कर दिया था, आज उसकी बहस हुई। अरविंद केजरीवाल ने 10 सूत्री फार्मूला, हम लोग बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने वो 10 सूत्री फार्मूला क्या बताया। 10 प्रश्न उन्होंने किए जिसमें कहा कि मेरे पास 10 ग्राउंड है, 1 2 3 4 नहीं, मेरे पास 10 ग्राउंड हैं जिनके आधार पर आप बायस हैं और आपको केस छोड़ देना चाहिए। सीबीआई ने और ईडी ने उसके जवाब दिए, कोर्ट ने भी उसके जवाब दिए। अच्छा आर्गूमेंट हुआ, और अच्छा आर्गूमेंट जो हुआ उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आखिर अरविंद केजरीवाल ने वो 10 पॉइंट क्या उठाए और उन पॉइंटों के उस समय जवाब क्या आए। अरविंद केजरीवाल का पहला पॉइंट था कि पूर्व निर्धारित धारणा है। आप धारणा करने में माहिर हैं। आप धारणा करती हैं 9 मार्च को जो सुनवाई हुई थी उसमें निचली अदालत के डिस्चार्ज, यानी कि मुझे बरी कर दिया। अब इसको डिस्चार्ज और बरी करने को समझ लीजिए। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि निचली अदालत ने चार्ज फ्रेमिंग से भी मना कर दिया। ये इक्वेटल नहीं है, चार्ज फ्रेमिंग भी नहीं करी। चार्ज होता क्या है कि जब प्रोसिक्यूशन अपनी चार्जशीट लगाता है, चाहे सीबीआई लगाए चाहे ईडी लगाए, वो चार्जशीट लगाता है, उस चार्जशीट के बाद कोर्ट उस पर चार्ज फ्रेम करता है। चार्ज फ्रेम करने के बाद उन चार्जों पर बहस होती है। प्रोसिक्यूशन अपनी स्टोरी सिद्ध करता है, डिफेंस अपनी लेकर आता है। लेकिन जब प्रिमा फेसाई केस बनता है तो कॉग्निजेंस लेने के बाद चार्ज फ्रेमिंग होती है। तो 4 स्टेजेस हैं। पहली है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट ले जाना, वहां कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेंस लेना, कॉग्निजेंस लेने के बाद चार्ज फ्रेम करना ट्रायल कोर्ट के द्वारा, और चार्ज फ्रेम करने के बाद चार्ज प्रूव डिस्प्रूव करना, और उसके बाद बहस होना और जजमेंट होना। तो नीचे वाली कोर्ट ने 650 पन्ने की एक ऑर्डर बनाया डिस्चार्ज का, राउस एवेन्यू कोर्ट ने। उस डिस्चार्ज को ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। केजरीवाल के पक्ष में कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया और सीबीआई के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दिया, और सीबीआई पर ऑब्जर्वेशन और लगाया कि भाई सीबीआई ऐसा कैसे कह सकती है, जबकि यही मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक महीनों में चल चुका है। अब नीचे की पहली अदालत, जो सबसे छोटी अदालत मानी जाती है, उसने ट्रायल चलाया, लेकिन उससे पहले बेल की एप्लीकेशन, केजरीवाल के अरेस्ट की एप्लीकेशन और इलीगल अरेस्ट और ये सब पहले सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। जमानत भी सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद दिया था। ऑनरेबल जस्टिस उस समय संजीव खन्ना हुआ करते थे, उन्होंने मनी ट्रेल की भी बात कही थी कि भाई इसमें मनी ट्रेल तो पाया गया है, और ये सब कुछ हुआ था। इसके बाद उनको जमानत दी गई। जमानत भी उनको इस शर्त पर दी गई कि ना मुख्यमंत्री का काम करोगे, ना सेक्रेटरी जाओगे, ना ही मंत्रालय का काम करोगे। आप सोचिए, ये ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थे, सुप्रीम कोर्ट के ये ऑब्जर्वेशन थे। अब इन ऑब्जर्वेशंस पर केजरीवाल का क्या कहना है। केजरीवाल का कहना है कि 9 मार्च को जब नीचे वाली अदालत ने मुझे डिस्चार्ज किया था तो अगले ही दिन आपकी अदालत में आया था, आपने उस पर रोक लगा दी थी। बिना दोनों पक्षों को सुने, बिना आरोपियों के पक्ष को सुने, आपने सीधा डिस्चार्ज एप्लीकेशन को प्रथम दृष्टया तथ्यपूर्ण बनाते हुए इसको रोक दिया था। अब इस पर कोर्ट के पक्ष में सीबीआई ने जो कहा, सीबीआई ने कहा भाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन होता है, कोर्ट उसको देखता है, कोर्ट को प्रिमा फेसाई लगता है तो वो ऐसा करता है, फिर आगे के लिए कोई निर्णय नहीं करता, लेकिन आगे के लिए स्टे करके कोर्ट सुनता है। ये कोई निर्णय नहीं है। अगर प्रिमा फेसाई कोई कमेंट को ऑब्जर्व किया गया है तो ये कोई निर्णय नहीं होता है।
अगर निर्णय कोर्ट ने किया ही नहीं है तो कोर्ट पर एलिगेशन कैसे लगा सकते हो? आप प्राइमा फेसाई की बात करते हैं, कोर्ट तो स्यू मोटो भी कॉग्निजेंस लेता है, जब उसके पास मामले अखबारों की कटिंग पर, वीडियो रिकॉर्डिंग, कुछ और इस तरह का आता है, तब भी वो कॉग्निजेंस लेता है। तो फिर आप प्रथम दृष्टया का कैसे वो कर सकते हो? इसी आर्गूमेंट में जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप बायस दिखती हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बायस हैं, लेकिन इससे मेरे मन में संशय पैदा होता है कि आपने ऑर्डर में ये लिख दिया। उस समय कोर्ट ने भी कहा कि मैं ऑर्डर पर क्या लिखूंगी ये आप डिक्टेट नहीं करेंगे, मैं ऑर्डर कैसे लिखूंगी ये भी आप डिक्टेट नहीं करेंगे, या कोई भी मुझे डिक्टेट नहीं कर सकता। मेरी अदालत में केस आया है, मैं उसको सुनूंगी, उसके आधार पर जो मुझे लगेगा न्याय के पक्ष में मैं उस पर ऑर्डर करूंगा, आपके कहने से नहीं होता। दूसरा एलिगेशन उन्होंने लगाया कि इसमें निष्पक्षता का अभाव मुझे दिखता है। उन्होंने कहा मुझे गंभीर और उचित आशंका पैदा होती है क्योंकि कि आपकी अदालत में मुझे न्याय भी मिल पाएगा, आप तटस्थ नहीं हो सकते हैं, आप सुनवाई निष्पक्ष नहीं करेंगी, ऐसा मेरा मानना है। बिना कारण टिप्पणी, आपने केजरीवाल ने कहा कि न्यायाधीश ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ टिप्पणी करते समय कोई ठोस कानूनी कारण दर्ज नहीं किया, मतलब नीचे वाली अदालत ने जो लिखा था उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। आपने टिप्पणी कोई आधार नहीं बताया, आपने टिप्पणी कर दी। भाई अदालत में तो ऐसे ही होता है, बड़ी कोर्ट लॉर्डशिप जिसके पास होती है, निचली अदालतों में अगर कुछ होता है तो लॉर्डशिप को अगर निचली अदालत कोई मीडिया में भी आ जाता है तो कोर्ट अपने आप उसको अपने यहां रिमांड कर लेती है केस को और फिर उस स्टेटमेंट को भी इन्फ्रिंज कर देती है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, लॉर्डशिप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास रहती है, वो ऐसा करते हैं, ये उनके पास पावर है। चौथा उन्होंने कहा विचारधारात्मक झुकाव है, ये बड़ा गंभीर प्रश्न था। उन्होंने कहा अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कानूनी सेमिनार में आप 4 बार जा चुके हैं। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कानूनी सेमिनार में आप 4 बार जा चुकी हैं। किसी भी न्यायाधीश के द्वारा किसी भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जिसको पीछे से जिसकी आइडियोलॉजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हो, मुझे मालूम है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद चलता है, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में आप 4 बार शिरकत कर चुकी हैं, ये संशय पैदा करता। और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घोर विरोधी हूं, उनकी आइडियोलॉजी से मैं नहीं जुड़ा हूं, उनकी आइडियोलॉजी का मैं विरोध करता हूं और आप उस आइडियोलॉजी के लोगों के साथ उठती बैठती हैं, इसलिए आपकी आइडियोलॉजी भी वैसी ही मानी जाएगी और इसलिए आपका विरोध करना स्वाभाविक है और मन में चिंता होना स्वाभाविक है। सीबीआई ने कहा या कोर्ट ने भी कहा, क्या कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम था? क्या उनका अभिनंदन समारोह था? वो एक लीगल सेमिनार है, कोई लीगल पॉइंट पर सारे न्यायाधीश देश भर के जाते हैं, चीफ जस्टिस भी जाते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनें इस तरह के सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाती है। अगर अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद इस प्रकार के सेमिनार को ऑर्गेनाइज करवाती है और मुझे वो बुलाती है और मैं अपनी बात को वहां पर रखती हूं, तमाम जजेस रखते हैं, इसमें बायस कैसा है? क्या कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वहां पर है? आपका मतलब है कि मैं पॉलिटिकली बायस हूं? उन्होंने कहा मैं कह नहीं रहा हूं कि पॉलिटिकल आप बायस हैं, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि वो उनकी है। तीसरी बात उन्होंने कहा अभी तक अगली बात उन्होंने 5वीं कही कि जितने केसेस हमारे आए हैं आपकी अदालत से एक केस को छोड़कर मुझे राहत ही नहीं मिली। दूसरी बात ये भी है कि न्याय का केवल होना ही सही नहीं है, न्याय दिखना भी चाहिए और मुझे नहीं दिख रहा है कि इसमें मुझे न्याय मिल रहा है, इसलिए आपको हट जाना चाहिए। निचली अदालत की आलोचना पर आपने रोक लगा दी, निचली अदालत ने आलोचना करी। अब देखो किसी भी कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात को कई बार दोहरा चुका है कि जब आप न्यायालय निर्णय कर रहे हो तो फाइल पर निर्णय करिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन पर अनर्गल टिप्पणी करना ठीक नहीं है। सरकारी किसी भी संस्था पर बिना वजह की कोई टिप्पणी मत करिए, आप जजमेंट करिए। निचली अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के कई बार कहने के बावजूद इस पर किसी भी संस्था पर टिप्पणी करी क्यों? टिप्पणी करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को है, नीचे जो ट्रायल कोर्ट है उसको किसी तरह की टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होता। उन्होंने कहा निचली अदालत ने सीबीआई पर जो टिप्पणी करी थी उस टिप्पणी को आपने इन्फ्रिंज कर दिया, जो ये बताता है कि आपके मन में पहले से मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ चल रहा है। स्वयं बहस करने का मुझे अधिकार है, इसलिए मैं बहस करने आया हूं और आपको संस्थागत निष्पक्षता नहीं है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष होना ही नहीं चाहिए, राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव के दायरे से बाहर भी होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप राजनीतिक दबाव के दायरे से बाहर हैं।
तो उन्होंने कहा आप कह रहे हो कि मैं राजनीतिक बायस हूं, मैं कह नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है, मतलब मुझे ये फील होता है, इसलिए न्याय पाना मेरा अधिकार है, तो मैं आपको जो तर्क दे रहा हूं वो होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी करते समय ही फैसले की गुणवत्ता पर टिप्पणी करना न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। आपने नीचे की अदालत जो जिसने निर्णय दिया, आपने जिस समय सीबीआई को सुना, नोटिस जारी किया, उसी समय आपने टिप्पणी कर दी कि ये कैसा जजमेंट है वो कैसा। और मैं समझता हूं जो लोग प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उनको इस बात की यूजुअली उनको सुनने की आदत है, क्योंकि कोर्ट को जब समझ नहीं आता है या कोर्ट को लगता है कि नीचे वाली अदालत ने ऐसा किया तो वो ऐसी टिप्पणी करता है। उन्होंने गंभीर रूप से ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, और ये गंभीर आरोप उन्होंने कहा कि आपके पास जितने केसेस मेरे आए हैं उनमें आपने इतनी जल्दी हियरिंग कर दी, इतनी जल्दी सुनवाई कर दी, कुछ को तो आप 6-6 महीने का टाइम देती हैं, हमारे वाले को तत्काल कर दिया। मैं अपना केस इलीगल अरेस्ट के खिलाफ भी लाया था, आपने 1 घंटे में निर्णय कर दिया। आप इतनी जल्दी केस चलाती हैं, हमारे कोर्ट के सामने इस बात को कहोगे कि केस तेज चला रहे, ये तो खुशी की बात है कि कोर्ट तेज चलाता है। अच्छा, अब सीबीआई ने जो बहस की, सीबीआई ने कहा देखिए ये चीफ जस्टिस का रोस्टर होता है, कौन सी अदालत में कौन से केसेस जाएंगे ये रोस्टर चीफ जस्टिस तय करता है। एमपी एमएलए वाले केसेस में जो रोस्टर है या जो ये संस्थागत रोस्टर हैं वो इस समय ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पास हैं, तो आपका केस उनकी अदालत में ही लगेगा, कोई उन्होंने अपने मन से तो नहीं लगाया। ये बात तो चीफ जस्टिस तय करता है कि किसकी अदालत में, आज कल वो हटा देंगे, कोई दूसरा सुनने लगेगा तो दूसरे की अदालत में जाएगा। चूंकि ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में ही चीफ जस्टिस ने तय किया है कि जो पॉलिटिकल एमपी एमएलए करप्शन के केसेस हैं वो यहां पर लगेंगे, इसलिए आपका केस वहां पर आया है। किसी भी जज को शौक नहीं है कि वो अपने आप केस अपने पास मंगाएगा और करेगा। सीबीआई ने कहा किसी सेमिनार में जाना, लीगल डिस्कशन करना कब से अपराध हो गया, कब से बायस हो गया। ये तो फोरम शॉपिंग की बात आती है। फोरम शॉपिंग का मतलब ये होता है कि आप अब तय करेंगे कि आपका केस कौन सी अदालत सुने। ये तो न्याय के ही खिलाफ है, ये तो कंटेम्प्ट है, क्योंकि कोई भी एक्यूज ये नहीं चुन सकता कि वो कौन सी अदालत में केस सुनवाएगा और कौन सी अदालत में केस नहीं सुनवाएगा। आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि बहसुर जो आरोप आप लगा रहे हो कि संस्था को बदनाम कर रहे हो, कि भाई ये जो सॉलिसिटर जनरल ये कह रहे थे कि आरोप न्यायपालिका की संस्थागत गरिमा पर है कि भाई न्यायपालिका ही ठीक नहीं, आप उनको डराने का प्रयास कर रहे हो, उनको निष्पक्षता का न्यायिक निर्णय निष्पक्षता नहीं है ऐसा आप कह रहे हो। ये व्यक्तिगत पूर्वाग्रह है, आपका व्यक्तिगत पूर्वाग्रह है, आप किसी कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो। रोस्टर वो तय नहीं करते, रोस्टर तो चीफ जस्टिस तय करता है। थ्रेटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई ने केजरीवाल द्वारा व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बहस करने को थ्रेटिक्स कहा। थ्रेटिक्स का मतलब है कि नाटकबाजी। कोर्ट ने उन्होंने कहा, सीबीआई ने कहा कि ये नाटक करने के लिए यहां आए हो, तुम्हारे ये 10 पॉइंट दे रहे हो, इन एक में भी न्यायिक दृष्टि से कोई जान नहीं है। अवमानना की चेतावनी दी, उन्होंने कहा कि इनको अवमानना का नोटिस जारी होना चाहिए, ये न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। अनावश्यक संदेहशीलता नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, जो अगली बात कही, प्रथम दृष्टया विचार की स्वतंत्रता न्यायाधीश को होती है। इसके साथ सीबीआई ने आग्रह किया कि हैवी कॉस्ट लगाकर इनकी एप्लीकेशन डिसमिस होनी चाहिए। अगर इनकी एप्लीकेशन को कोई कोर्ट स्वीकार कर लेता है जिसका रोस्टर चीफ जस्टिस तय करता है और चीफ जस्टिस ही केस को वहां उस कोर्ट में भेजता है, तो ये केवल कोर्ट के मामले की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरे सिस्टम पर बात कर रहे हैं, ये पूरे जुडिशियल सिस्टम को इस समय कटघरे में घसीट रहे हैं। इसलिए इस मामले में इनके ऊपर हैवी कॉस्ट लगाते हुए डिसमिसल करना चाहिए और ये कोर्ट की अवमानना मानी जानी चाहिए और अवमानना का केस इनके ऊपर चलाया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल तो अरविंद केजरीवाल हैं, वो किसी के ऊपर भी कभी भी कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने ये 10 सूत्री फॉर्मूला दिया है, इनमें एक में भी न्यायिक दृष्टि से कोई जान नहीं है। इनको अगर कोई ये अगर डिसमिस कर देंगी, क्योंकि न्यायालय ने खुद कहा कि कोई उनके ऊपर संदेह खड़ा करे, इस आधार पर केस को छोड़ नहीं देना चाहिए। ये तो इंटीग्रिटी का सवाल है, केस तो मेरिट पर सुना जाता है, इसलिए केस
जजमेंट के आधार पर कोई आकलन करे, ना कि कोई एवं ही आकलन करे। कोर्ट ने बहस करते समय कोर्ट के मुंह से भी निकला। इसलिए मैं जानती हूं कि मैं निष्पक्ष हूं और मैं जानती हूं कि मैं न्याय के पक्ष में हूं, इसलिए इस तरह की टिप्पणियां मुझे नहीं लगता। अच्छा, ये बात तो है ही कि अगर वो केस छोड़ देती हैं केजरीवाल के कहने पर, तो ये वो स्वीकार कर रही हैं कि वो बायस है, हाई कोर्ट स्वीकार कर रहा है वो बायस है। चीफ जस्टिस के ट्रांसफर कर देता है तो चीफ जस्टिस अपने ही कोर्ट पर विश्वास नहीं कर रहा है, और जबकि ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है कई बार, और हर बार ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के मोस्टली बार जब केस यहां से उन्होंने जो ऑर्डर किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया, और नहीं स्वीकार किया तो बहुत लंबा समय लिया उसको डिसाइड करने में। मैं समझता हूं कि ये सब कुछ जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं या जो वो आर्गूमेंट दे रहे हैं, इन आर्गूमेंट में किसी प्रकार की कोई जान नहीं है, और वो ये खाली खाली नाटकबाजी करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट में आए थे। हालांकि कोर्ट है, कोर्ट ने उनको प्रॉपर पूरे दिन सुना, और सुनने के बाद अब कोर्ट मनीष सिसोदिया के वकीलों को भी सुन रही थी। और उस समय, लेकिन मैंने आपको केवल अरविंद केजरीवाल के आर्गूमेंट जो फ्रिवलस हैं, जिनमें कोई जान नहीं है, उन आर्गूमेंट को बताया, और ये भी बताया कि सीबीआई ने क्या कहा, ये भी बताया कि ईडी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जब सीबीआई आपके पास केस लेकर आई थी, ईडी तो प्रेजेंट भी नहीं थी, आपने ईडी के मामले में भी ऑर्डर कर दिया था, आपने ईडी के खिलाफ जो उन्होंने कमेंट किया था वो कर दिया था, आपके सामने ना तो कोई एप्लीकेशन आया था, ना ईडी प्रेजेंट हुई थी, कुछ नहीं हुआ, आपने अपने मन से ही कह दिया, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने कोई बात आपसे कह दी तो आपने उनकी बात सीधी मान ली। इसलिए मुझे लगता है कि आप बायस हैं। मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने थे, प्रणब मुखर्जी साहब के पास वो गए थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक बैरक उनको दान में दिया था, मतलब उनको भेंट किया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ले, ये कानून पढ़ ले, कानून पढ़ने के बाद ही कहीं आगे बढ़ना, नहीं तो तुम ये फ्रिवलस चारों ओर से बात करते रहते हो। मानहानि के मुकदमे भी उनके ऊपर बहुत लगते रहे हैं, और हर बार वो सरेंडर करते रहे। इस बार उन्होंने ये मानहानि सीधी ऑनरेबल कोर्ट के सामने कर दी, यानी कि उनकी नज़र में उनके भ्रष्टाचार का केस वो कोई भी न्यायाधीश नहीं सुन सकता जो कि न्याय के पक्ष में हो। वो दूसरे तरह से सोचते हैं, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, कानून उसको पता होना चाहिए। हम इसीलिए वो एक ऐप पूरा चलाते हैं, dkdubey.com प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ मिलता है, और उसमें थोड़ी नॉमिनल फीस लेकर हम वो लोग जो कि कानून के बेसिक फंडामेंटल जानना चाहते हैं उनको भी उसमें पढ़ाते हैं। हालांकि वो जुडिशियल सर्विसेज, हायर जुडिशियल सर्विसेज, जजेस प्रमोशन के लिए है, लेकिन फिर भी वो लोग भी जो बेसिक फंडामेंटल थोड़े बहुत जानना चाहते हैं वो भी उस ऐप से पढ़ते हैं। जनरली हायर जुडिशियल सर्विसेज और जुडिशियल सर्विसेज, जजेस प्रमोशन के बच्चे उस पर पढ़ते हैं। इसलिए आपको अगर लेटेस्ट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है वो जानना है, तो नीचे एक लिंक व्हाट्सएप चैनल का है, आप व्हाट्सएप चैनल के लिंक को खोल सकते हैं और उस पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे कि रोज के जो नए लेटेस्ट जजमेंट हैं, खासतौर से जुडिशियल, हायर जुडिशियल सर्विसेज या लॉ की जानकारी रखने वालों को, वो उससे जुड़ जाएं। खासतौर से कॉम्पिटिटिव दृष्टि से जो गहराई में जानना चाहते हैं वो उससे जुड़ें, और व्हाट्सएप चैनल पर आपको डेली अपडेट मिल सके, वैकेंसीज के विषय में अपडेट मिल सके। आप हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़ेंगे तो बहुत शॉर्ट में आधा मिनट या पौना मिनट या 1 मिनट में हो सकता है उसका जिस्ट भी पता लग जाए, जो बहुत जल्दी उसको समझना चाहते हैं, नहीं पूरा सुनना चाहते हैं। लेकिन जो पूरा सुनना चाहते हैं वो व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।